हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को देन थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव है देन प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं एनटीए नेट में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में एक साथ कंपाइल करके लाई हूँ। मैंने अभी तक आपको मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ाया है, ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ाया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एंड बोनस एक्ट पढ़ाया है। इन सारे एक्ट्स की वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं देन प्लीज़ आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए। तो इन सब एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनटीए नेट में 2017-18 ऑनवर्ड्स पूछे गए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कंपाइल करके लाई हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज a worker retires from a factory after putting in 20 years of continuous service। ये ग्रेच्युटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक वर्कर है, उसने 20 years की कंटिन्यूस सर्विस रेंडर करी है, उसकी जो लास्ट ड्रॉन वेजेस थी वो थी 45,500। अब हमको ये बताना है कि ग्रेच्युटी कितनी बनती है उसकी। तो अगर आप लोगों ने मेरे ग्रेच्युटी एक्ट का वीडियो देखा है तो उसमें बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का, विच इज पहले तो हम ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 15 years ऑफ 15 डेज ऑफ वेजेस। जो भी आपके वेजेस है उसका 15 डेज का हम उस रेट पे आप वेजेस कैलकुलेट करेंगे। एंड जो भी टेन्योर है आपका, मतलब आपने कितने सालों की सर्विस दी है, उसके बाद आप अपनी सर्विस से रिटायर हो रहे हो या आपकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है, तो वो टेन्योर एंड आपकी जो लास्ट ड्रॉन वेजेस है, लास्ट ड्रॉन वेजेस अपॉन 26। तो ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे, 15 इंटू 45,500 इंटू 20 ईयर्स। 20 ईयर्स हमारी जो टेन्योर है, कंप्लीटेड सर्विस है, कंटिन्यूअस सर्विस है, अपॉन 26। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 to 5,000। सो आंसर वुड बी 5 to 5,000। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ अनदर क्वेश्चन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से रिलेटेड है। An employee engaged in an industrial establishment draws wages of 20,000 per month। अब जो एम्प्लॉय है उसके वेजेस कितने हैं, 20,000 पर मंथ है। What is the amount of bonus he shall be entitled to be paid at the rate? बोनस का जो रेट है, जिस रेट पे उसको बोनस मिलने चाहिए वो क्या है, 9% है। तो हमको क्या निकालना है, हमको बोनस निकालना है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो बोनस एक्ट पे थी वो देखी है तो उसमें जो वेज सीलिंग है बोनस की वो कितनी दी हुई है, 21,000। मतलब 21,000 मैक्सिमम वेज सीलिंग है। इससे ऊपर अगर कोई ड्रॉ करता होगा वेजेस तो वो बोनस एक्ट के पर्व्यू से बाहर है, उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो एम्प्लॉय है इसकी वेजेस कितनी है, 20,000 है, तो इसका जो बोनस है वो कैलकुलेट होगा। अब बोनस कैलकुलेशन के लिए जो वेज सीलिंग है वो कितनी है, 7,000 रुपीज़। तो इसका बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हम ऐसे करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर जो वेजेस है वो 7,000 से कम है किसी एम्प्लॉय के, तो जो कम वेजेस है उस पर कैलकुलेशन होगा बोनस का। आई एम सॉरी, लेकिन अगर 7,000 से बड़ा अमाउंट है उसके वेजेस का तो जो 7,000 का जो वेज सीलिंग दिया हुआ है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोनस हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। सिंस 20,000 7,000 से ऑब्वियसली बड़ा है तो हम 7,000 से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो ऐसे होगा, 7,000 इंटू 9%। तो ये कितना आएगा, 63,630। और क्योंकि ईयरली बेसिस पे बोनस मिलता है देन 630 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर वुड बी 7560।
और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस कैलकुलेशन के लिए आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की ज़रूरत है। अगर जो वेजेस है वो 7,000 से कम है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वेजेस, वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है और उसके जो वेजेस है, मिनिमम जो वेजेस है वो 7,000 से कम है, तो वो जो वेजेस है, जो 7,000 से कम वेजेस है, हम उस पर कैलकुलेट करेंगे बोनस। बट अगर उसके वेजेस है 7,000 से ज़्यादा है, बड़े हैं, और 21,000 से कम है बट 7,000 से ज़्यादा है, तो फिर जो बोनस कैलकुलेशन का वेज सीलिंग होगा वो 7,000 होगा। और क्योंकि ईयरली बेसिस पे मिलता है इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसने फुल ईयर में वो काम कर रहा था। सपोज इसमें ऐसा भी है कि जितने टाइम उसने काम करा है उस टाइम बेसिस पे उसको बोनस मिलता है। सपोज उसने 3 मंथ ही काम करा है तो उसको फिर 12 से हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम इंटू 3 करेंगे, क्योंकि उसका 3 मंथ्स का ही बोनस कैलकुलेट होगा, ना कि पूरे की पूरी ईयर का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड वेज पीरियड फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है आप प्लीज़ जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हैं, और ये क्वेश्चंस उन्हीं सारी वीडियोस से रिलेटेड ही हैं जितनी मैंने अभी लेजिस्लेशन अभी तक मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, मैं केवल उन्हीं की ही क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। और एज एंड वन मैं जो जो लेजिस्लेशंस के वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी, मैं फिर उन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैं वो सारे लेके आऊँगी। सो अभी अगर मिनिमम वेजेस की बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट में तो वेज पीरियड है वो कैसे जो प्रिस्क्राइब्ड वेज पीरियड है वो क्या क्या होता है, बाय आवर हो सकता है, बाय डे हो सकता है, एंड बाय मंथ हो सकता है, बाय वीक अलाउड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हो रही है। अभी जो कोड्स ऑन वेजेस एक न्यू लेजिस्लेशन आया है जिस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, कोड्स ऑन वेजेस, मतलब अगर मैं ये वाली वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी तो इसके बाद कोड्स ऑन वेजेस पे वीडियो आएगी, अगर वो पहले आ जाएगी तो पहले वो वाली वीडियो आएगी। तो कोड्स ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड बोनस एक्ट, ये 4 एक्ट को रिपील कर दिया गया, मतलब इनको अमालगमेट करके एक सिंगल एक्ट लाया गया है जिसको बोला गया है कोड्स ऑन वेजेस। तो उसमें जो वेज पीरियड होगा वो थोड़ा डिफरेंटली हम पढ़ेंगे, उसका वेज पीरियड जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मिनिमम वेजेस एक्ट में जो वेज पीरियड दिया हुआ है। तो अगर क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब वेज पीरियड है वो इनमें से कौन सा नहीं है, देन द आंसर वुड बी 3 बाय वीक। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में बाय वेज पीरियड नहीं दिया गया है। एलोकेबल सरप्लस फॉर बैंकिंग कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में करवा दी है। तो एलोकेबल सरप्लस बैंकिंग कंपनी के लिए कितना बता रहा है, अगर हम बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं तो एज पर द एक्ट एलोकेबल सरप्लस क्या होगा, 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर, 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये अकाउंटिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करना। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जगह फाइनेंशियल ईयर भी दे रखा है, तो आंसर क्या होगा 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और इसका जो था मैं मार्क कर देती हूँ, 3rd ऑप्शन है। सो 5th इज an industrial establishment employing 1,000 employees has to pay the wages to the employee within which period after the last day of wage period। तो देखिए जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें कैसे वेज पे होगा, मतलब महीने में, मंथ में जो भी वेज पीरियड आपका है उसके कौन सी डेट को वेज पे होगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके इस्टेब्लिशमेंट में हैं। अगर 1,000 से कम है नंबर तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1,000 लिखा है तो 1,000 और 1,000 से ज़्यादा जहाँ पर भी जिस भी इस्टेब्लिशमेंट पे अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए वेज कब देना है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
As per the Amendment of Wage Act Payment of Wages Act 1936, 2017 में जो Payment of Wages Act में अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट के बाद जो वेज सीलिंग थी वो बढ़ा दी गई थी, और वो बढ़ी हुई वेज सीलिंग पूछ रहा है वो क्या थी, विच इज 24,000। तो अब जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें वेज सीलिंग कितनी बढ़ा दी गई थी, 24,000 बढ़ा दी गई थी। तो जिसके जो वेजेस है या सैलरी है वो 24,000 तक है, वो एम्प्लॉई या वो एस्टैब्लिशमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के परव्यू में आएगी, और उसके ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके परव्यू से बाहर रहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो मैंने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के वीडियोस बनाए हैं, बोनस एक्ट के वीडियोस बनाए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट मैंने बना चुकी हूँ, एंड ग्रेच्युटी एक्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इन सारे वीडियोज़ को आप पहले देखिए, तब अगर आप ये वाला जो वीडियो है देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी खुद भी जज करने में कि आपने जो मेरे वीडियोज़ देखे उसमें आपने कितना समझा है। अगर ये खुद क्वेश्चंस करेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि जो मैं वीडियोस देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ वो मुझको समझ में आ गए हैं। So, seventh question is, for the person employed in a seasonal establishment, what is the rate of gratuity payable under Payment of Gratuity Act 1972? Excuse me. अगर सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो उस केस में रेट ऑफ ग्रेच्युटी क्या होगा, मतलब किस रेट पे उसको ग्रेच्युटी मिलेगी? तो आंसर इज 7 days wages फॉर ईच सीजन। 8th क्वेश्चन, as per the provisions of Payment of Wages Act, if deductions are made for payment to cooperative societies, the maximum deduction for any wage period for any employed person shall not exceed। तो डिडक्शंस की अगर बात करें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मैक्सिमम डिडक्शन क्या है? इट इज 75%। आंसर वुड बी 75%। और सपोज यहाँ पर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं लिखा होता, कोई अदर केस होता है, इन एनी अदर केसेस, तो उस अदर केसेस में जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो है 50%। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। An employee engaged in an industrial establishment draws wages of 20,500। अभी बोनस एक्ट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो एक एम्प्लॉई है जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में इंगेज्ड है, वर्क कर रहा है, उसकी जो वेजेस है वो कितनी है? 20,500। मैक्सिमम सीलिंग है 21,000। तो हाँ, ये वेज इसका बोनस कैलकुलेट होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका बोनस। तो ऑब्वियसली बोनस सीलिंग क्या है? 7,000। तो हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। 10% रेट है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इसका आंसर आएगा 700, राइट? क्योंकि ईयरली बेसिस पे हम कर रहे हैं तो करेंगे तो आएगा 8,400। देन द आंसर वुड बी ₹8,400। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। What is the minimum number of days an employee should have served in an accounting year to be entitled to receive bonus? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम डेज की एलिजिबिलिटी कितनी है, मतलब कितने मिनिमम डेज वो काम करना ही चाहिए एक एम्प्लॉय को ताकि वो बोनस के लिए एलिजिबल हो पाए? एंड द आंसर इज 30 days। तो जो डेज की मिनिमम डेज की एलिजिबिलिटी है वो क्या है? 30 days। तो मतलब कम से कम उसको 30 दिन काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 11th क्वेश्चन, in the following establishment was, in which of the following establishment was the Equal Remuneration Act first enforced? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 सबसे पहले कौन से इस्टेब्लिशमेंट में एनफोर्स हुआ था? सो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो ये आंसर आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2। तो सबसे पहले इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट प्लांटेशंस में अप्लाई हुआ था, वो भी इन द ईयर 1975 में। 12th क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, what is the maximum amount of fine that can be imposed on an employer for the contravention of provisions of the act? तो मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है, किसी उस प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, तो उस केस में एम्प्लॉयर को कितना फाइन पड़ेगा? 500 रुपीज़ का फाइन पड़ेगा।
As per the provisions of Payment of Wages Act, fine imposed on an employed person cannot be recovered after the expiry of how many days. मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉय को फाइन पड़ा है तो कितने दिनों के बाद वो फाइन नहीं रिकवर कर सकता एक एम्प्लॉयर. सपोज आज उसको फाइन, एक एम्प्लॉयर ने फाइन इम्पोज करा एक वर्कर को, तो उसका जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ही उसको वो फाइन लेना पड़ेगा, वो क्या है 90 डेज. तो 90 डेज के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज जो भी फाइन था उसको रिकवर नहीं कर सकता एम्प्लॉयर. अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, 14th क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, the state government after giving how months notice may extend the provisions of act to such establishment. अब क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात है तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो कितने मंथ के नोटिस के बाद एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितने मंथ के नोटिस के बाद उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को अप्लाई कर देगी. तो जनरली बाकी अगर एक्ट्स की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है ये 2 मंथ्स का है बाकी एक्ट्स में, बट नॉट इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ये जो टाइम पीरियड है ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है. तो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड के बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और 3 मंथ्स का नोटिस देगी. उसके बाद वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पे ये पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. और 2 मंथ्स का इन एनी अदर केस. तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 2 मंथ्स का नहीं है, 3 मंथ्स का टाइमिंग है. So, 15th question. As per the provisions of Payment of Gratuity Act 1972, an employee working in a seasonal establishment shall get the gratuity after superannuation from the employment at the rate of how many days wages for each season. तो सेम क्वेश्चन अभी लास्ट मैंने आपको इसी वीडियो में, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, आइए देखते हैं वो वाला क्वेश्चन कौन सा था. वो था ये क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन में भी सेम चीज पूछ रहा है. ये 2 क्वेश्चंस अलग अलग ईयर्स में आए हैं, चीज वही पूछ रहा है बट डिफरेंटली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है, लैंग्वेज डिफरेंट है. तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी. एनटीए नेट में सेम चीज बहुत ही सी लेजिस्लेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं आते हैं बट लैंग्वेज चेंज होती है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करना, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनटीए नेट के एग्जाम्स के लिए. तो इसमें देखिए 2018 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की अगर बात करें तो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में किस रेट पे ग्रेचुटी मिलती है. आंसर क्या था, 7 डे वेजेस ऑफ ईच सीजन. तो अभी जो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो भी वही है कि कितने डेज वेजेस ऑफ ईच सीजन में सीजनल एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल सकती है. तो ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 में हुआ था और वो क्वेश्चन 2018 में आया था. डिफरेंट ईयर्स में ऑल दो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन सेम था, सेम प्रोविजन से आया था, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी. तो आंसर क्या होगा, 7 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन. आई होप आपको ये जो थोड़ी सी मैं बता रही हूँ ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे आपको स्टडी करना है एग्ज़ाम्स के लिए, नेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लेबर लॉ से कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चंस को स्टडी करना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं बस, लेकिन जो प्रोविजंस होते हैं जिससे क्वेश्चंस रिपीट होने हैं वो सेम रहते हैं. सो 16 क्वेश्चंस. The appropriate government is empowered under Section 7 of Equal Remuneration Act 1976 to appoint authorities for hearing and deciding claims. Equal Remuneration Act की बात करें तो किस अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस अथॉरिटी को अपॉइंट करती है फॉर हेयरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स. तो वो कौन होना चाहिए, पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर. तो लेबर ऑफिसर की बिलो की रैंक का वो पर्सन नहीं होना चाहिए. और उसको किस लिए हायर करा जाता है, अपॉइंट करा जाता है, फॉर हेयरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स.
रिगार्डिंग कंप्लेंट जो भी डिस्प्यूट आया है इक्वल रेम्यूनरेशन प्रोविजन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको हेयर करने के लिए, सुनने के लिए और डिसाइड करने के लिए। 17th क्वेश्चन, कंपल्सरी इंश्योरेंस प्रोविजन फाइंडिंग इट्स ड्यू प्लेस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। तो इसमें पूछा गया कि कंपल्सरी इंश्योरेंस इसमें से कौन से लेजिस्लेशन में हम पढ़ते हैं। देन द आंसर इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। 18th क्वेश्चन, what is the time limit within which the employer is required to pay bonus to the employee in case of dispute। अब देखिए यहाँ पर dispute पूछा गया है। मैंने लास्ट वीडियो बोनस एक्ट की बनाई है, तो आप वो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो कैटेगरीज दी गई हैं। कि ए कैटेगरी है कि अगर कोई नॉर्मल टाइम पीरियड है, मतलब अगर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो उस केस में 8 मंथ्स का टाइम मिलता है। आप 8 मंथ्स के अंदर बोनस को पे कर सकते हो। लेकिन अगर बोनस से रिगार्डिंग जो पेमेंट ऑफ बोनस है उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट चला गया है, अभी जो डिसीजन भी आ चुका है, तो उस डिस्प्यूट के बाद अगर पेमेंट ऑफ बोनस होना है तो वो कितने टाइम पीरियड के बाद होगा? 1 मंथ के बाद। और इन एनी अदर केस द टाइम पीरियड इज 8 मंथ्स। लेकिन अगर डिस्प्यूट से रिलेटेड बोनस है तो वो कौन से टाइम पीरियड के बाद होगा? 1 मंथ के बाद होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे बोनस टू द एम्प्लॉयज इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बोनस। तो अगर बोनस के रिगार्डिंग ही डिस्प्यूट चल रहा है और उस डिस्प्यूट पे डिसीजन भी आ चुका है और वो डिसीजन अभी ऑपरेशन में है, तो उस सिचुएशन में कितने टाइम पीरियड के बाद बोनस एम्प्लॉयर देगा अपने एम्प्लॉय को? विद इन 1 मंथ। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सिचुएशन है तो उस केस में विद इन 8 मंथ्स। आई होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ये जो फ्रेज है ये हम कौन से लेजिस्लेशन में पढ़ते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका सिंपल सा आंसर है दैट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट a claim shall be presented within which time period from the date on which minimum wages become payable। तो अगर मिनिमम वेजेस जिस दिन मिलने थे, मतलब जब से पे ड्यू हुए हैं किसी एम्प्लॉय या वर्कर को मिलना, और अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी एम्प्लॉयर है वो अभी वेजेस नहीं दे रहा है, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर एक अग्रीव्ड पार्टी अपनी बात एक अथॉरिटी के सामने रख सकती है? तो वो क्या टाइम पीरियड है? 6 मंथ्स का। तो जिस दिन से मिनिमम वेजेस ड्यू हुए हैं उस दिन से 6 मंथ्स के अंदर, अगर वेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं तो उस दिन से 6 मंथ्स के अंदर आप अपनी बात को अथॉरिटी के सामने रख सकते हो, क्लेम कर सकते हो, मतलब काइंड ऑफ डिस्प्यूट रेस कर सकते हो। तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है? विद इन 6 मंथ्स। सो 21st क्वेश्चन, which of the following is not included in the definition of wages as mentioned in the payment of wages act। तो अगर आपने मेरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का जो वीडियो है वो देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन दी है उसमें कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़ है जो वेजेस के अंदर नहीं आती है? तो वो है एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ ट्रैवल कंसेशन। तो इसको वेजेस का पार्ट नहीं माना गया है। 22nd क्वेश्चन, what percent of number of days an employee of a seasonal establishment has to work out of the total number of days। मतलब एक सीजनल एस्टेब्लिशमेंट जितने भी दिन ऑपरेशन में है उन पूरे दिन में से, उन पूरे नंबर ऑफ डेज में से एक एम्प्लॉय कितने दिन काम करेगा कि वो एलिजिबल हो पाएगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का? तो इसका आंसर है 75%। जितने भी टाइम पीरियड के लिए एक सीजनल इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन में है उस टाइम पीरियड का 75% एटलीस्ट एक एम्प्लॉय को वर्क करना पड़ेगा। सपोज अगर वो 100 डेज के लिए एक सीजनल इस्टेब्लिशमेंट वर्किंग में है, ऑपरेशन में है, तो उस 100 डेज में से
एक साल में 100 डेज में से कम 75 डेज एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा कि वो एलिजिबल हो पाए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 23rd क्वेश्चन, Under Minimum Wages Act 1948, a minimum rate of remuneration to apply in the case of employees employed on piecework। अगर कोई पीस वर्क के कोई एम्प्लॉय है जो पीस वर्क के बेसिस पे काम कर रहा है, उस केस में फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच एम्प्लॉय मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन द टाइम वर्क, और अगर वहां पर टाइम वर्क के बेसिस पे मिनिमम वेज रेट फिक्स करा जा रहा है तो उस पर्टिकुलर वेज रेट को क्या नाम दिया जाएगा, वो है अ गारंटीड टाइम रेट। मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो पीस वर्क के बेसिस पे काम कर रहा है, सो इन ऑर्डर टू सिक्योर हिम और हर मिनिमम वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब टाइम वर्क के बेसिस पे अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में क्या हो रहा है, मिनिमम वेजेस तय हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, तो वो जो मिनिमम वेजेस है उनको क्या बोला जाएगा, गारंटीड टाइम रेट। 24th क्वेश्चन, As per the amendment made in the Payment of Wages Act 1936 in the year 2005 में Payment of Wages Act में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग किसको ये अथॉरिटी दी गई है, किसको ये पावर दी गई है, क्या अपॉइंट करने की, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने की, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन अ रेलवे अदरवाइज इन अ फैक्ट्री टू हुम द प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई। सिंपल सी बात है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, उस अमेंडमेंट के बाद कौन सी गवर्नमेंट को, कौन सी अथॉरिटी को ये पावर मिली है कि वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, तो वो आंसर क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। As per the provisions of Gratuity Act 1972, an employee on the termination of employment after continuous service of 5 years shall be eligible to receive the gratuity from the employer under which of the following condition। मतलब एक एम्प्लॉय 5 years की कंटिन्यूस सर्विस रेंडर करने के बाद अगर उसकी सर्विस, उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है, तो वो कौन से टर्मिनेशन होंगे जिसको एलिजिबल माना गया है कि अगर वो मतलब XYZ फॉर्म में, सपोज वो सुपर एन्यूएट हो रहा है या रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन कर रहा है या वो डिसेबल हो रहा है, तो अगर आपने मेरा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का वीडियो नहीं देखा है, वहां जाके देखेंगे, मैंने आपको डिटेल में वो पूरा एक्ट समझाया हुआ है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक एम्प्लॉय का, वो कैसा होना चाहिए, ईदर वो टर्मिनेशन होगा सुपर एन्यूएशन के बेसिस पे, या रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बेसिस पे, या डेथ या डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट की बेसिस पे। तो इन तीनों कंडीशंस में, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन में अगर एक एम्प्लॉय की सर्विस टर्मिनेट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के लिए। बट प्रोवाइडेड इन तीनों सिचुएशन में जो टर्मिनेशन है उससे पहले उसने 5 years की कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर करी होगी, बट एट द सेम टाइम जो डेथ एंड एक्सीडेंट, डिसेबलमेंट का जो केस है, उसमें डिसेबलमेंट के केस में ये 5 years की सर्विस नहीं अप्लाई होगी। इसमें सपोज अगर 3 साल की सर्विस करने के बाद किसी एम्प्लॉय की 3 years की कंटिन्यूस सर्विस रेंडर करने के बाद डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल हो जाता है, तो भी उसको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। बट इन दोनों सिचुएशंस के अलावा उसको अगर वो सुपर एन्यूएट हो रहा है, या वो रिटायर हो रहा है, या वो रिजाइन कर रहा है, तो इन तीनों के पहले उसने एटलीस्ट 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस रेंडर करी होगी, तभी वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो पाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या है, A, B and C। तो डिसमिसल फ्रॉम ग्रॉस मिसकंडक्ट, मतलब कोई अगर ग्रॉस मिसकंडक्ट हुआ है, उस बेसिस पे किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है, तो तब उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड अगर आपको नहीं पता है कि सुपर एन्यूएशन क्या होता है और रिटायरमेंट क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ कि जनरली हम क्या बोलते हैं, हम
अगर हम कोई रिटायर हो रहा है तो हम बोलते हैं कि रिटायर हो रहा है, राइट। लेकिन अगर कोई वीआरएस ले रहा होता है कि वॉलंटरी रिटायर हो रहा होता है तो हम लोग उसको वीआरएस बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस एक्ट की बात करूँ, तो जो रिटायरमेंट है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वर्ड, उसको हम सुपर एन्युएशन बोल रहे हैं। हर गवर्नमेंट सर्विस में या कोई भी ऐसी सर्विस हो जिसमें एक एज दी होती है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने हर सर्विस को करने के लिए एक एज डिफाइन करी हुई है कि आप सर्टन एज के बाद आप अपनी सर्विस से टर्मिनेट हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, चाहे वो 58 ईयर्स हो, चाहे वो 59 ईयर्स हो, 60 ईयर्स हो, 62 ईयर्स हो, कोई भी ईयर हो। तो जब कोई एम्प्लॉई वो मैक्सिमम एज तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब उसकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर एन्युएशन बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में रिटायरमेंट बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर जो रिटायरमेंट है ये क्या है, दिस इज वीआरएस, जब वो वॉलंटरी रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन कर रहा है। तो दोनों केसेस में आई होप आपको सुपर एन्युएशन एंड रिटायरमेंट समझ में आया होगा। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉई अपनी एज, जो एज तक उसको काम करना है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एज है, उस एज तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब उसकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट होती है, तो उस केसेस में जो उसका जो टर्मिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, सुपर एन्युएशन बोलेंगे। अगर वो वीआरएस ले रहा है तो तब उसको क्या बोला जाएगा, रिटायरमेंट बोला जाएगा। ऑब्वियसली अगर वो रिज़ाइन करा तो उसको रिज़ाइन बोला जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसका आंसर है ABC। तो मतलब सुपर एन्युएशन, रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन एज वेल एज डेथ और डिसेबलमेंट, तो इन तीनों केसेस में आपको ग्रेच्युटी मिल जाती है। (26th question) As per the provisions of Minimum Wages Act 1948, which of the following authority advises the appropriate government for fixing and revising minimum wages and coordinating the work of committees and subcommittees? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम एज को फिक्स या रिवाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, एज वेल एज कमिटीज और सब कमिटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है, इनके काम को कोऑर्डिनेट करती है। तो टेक्निकली अगर कीवर्ड देखें तो कीवर्ड क्या है यहाँ पर, कीवर्ड है कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़। तो कमिटीज़ और सब कमिटीज़ के वर्क को कौन कोऑर्डिनेट करता है, एडवाइजरी बोर्ड कोऑर्डिनेट करता है। एडवाइजरी बोर्ड के वर्क को कौन कोऑर्डिनेट करता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कोऑर्डिनेट करता है। सिंस यहाँ पर कमिटीज एंड सब कमिटीज का मेंशन है तो हमारा आंसर क्या होगा, एडवाइजरी बोर्ड होगा। सपोज यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड्स लिखा होता तो तब हमारा आंसर होता सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो और मेरी टीचिंग पसंद आ रही है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।